इधर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के जवाबी हमले से दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हो गई। बाद में पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत उसके कई शहरों में एयर स्ट्राइक करने का दावा किया। उसने कुछ रोज पहले भी अफगानिस्तान पर बारूद बरसाए थे। उस दौरान काबुल, खोस्त और पतिक्का समेत कई प्रांतों में तबाही मच गई थी। और पाकिस्तान के उसी हमले का जवाब देते हुए अफगानिस्तान ने उसकी हालत खराब कर दी। अफगानिस्तान ने दोनों देशों के बीच की सरहद ड्यूरेंट लाइन को पार कर पाकिस्तानी सीमा में बमों और गोलियां बरसा दी। अल्लाहु अकबर वमा रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अफगानिस्तान यही नहीं रुका, उसने पाकिस्तान की सीमा में रॉकेट लॉन्चर से भी हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी। अफगानिस्तान ने उसकी सीमा में इतने बम बरसाए कि वो कुछ भी नहीं कर सका। अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक पाकिस्तान में कई घंटे तक बमों और रॉकेटों की बारिश होती रही और वो अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रहा। और इन हमलों के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। अफगानिस्तान के पलटवार ने साबित कर दिया पाकिस्तान ने उसे हल्के में लेने की भारी गलती की थी, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे भारी नुकसान पहुंचा दिया। अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान की सरकार के मुताबिक उनके हमलों में पाकिस्तान के 55 सैनिक मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा दावा ये किया गया कि अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसकी सेना के 1-2 नहीं बल्कि 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया। दावे के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 2 बेस भी अफगानिस्तान के कब्जे में आ गए। इसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एयर स्ट्राइक का जवाब अफगानिस्तान इस तरह से देगा। अफगानिस्तान की सेना ने यह कार्रवाई दोनों देशों के बीच की सरहद ड्यूरेंट लाइन के नजदीक की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2611 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। इसे 1893 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बनाया था, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी माना ही नहीं। और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का उसने ऐसा जवाब दिया कि वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सका। अफगानिस्तान ने हमलों की शुरुआत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से की और वहां पाकिस्तान की सीमा में घुसकर अफगानिस्तान के सैनिकों ने ऐसी तबाही मचा दी कि पाकिस्तान के सैनिकों ने हाथ खड़े कर लिए। दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना की चौकियों पर कब्जे के दौरान अफगानिस्तान ने उसके 40 सैनिकों को मार डाला। बताया गया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को जिंदा भी गिरफ्तार किया गया। बाद में अफगानिस्तान के रक्षा विभाग की तरफ से जानकारी भी दी गई कि उनकी सेना ने हमलों में मारे गए पाकिस्तान के 13 सैनिकों के शव लौटा दिए। इसके साथ ही अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक अपनी तैनाती बढ़ा दी। बड़ी संख्या में उसकी बख्तरबंद गाड़ियां और रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान की सरहद के नजदीक जाते दिखाई दिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इस कदम को बिना उकसावे वाली कार्रवाई बताया, लेकिन अफगानिस्तान ने दावा किया कि यह पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का ही जवाब था, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ रोज पहले अफगानिस्तान में घुसकर हवाई हमले किए थे। उस वक्त पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान में मौजूद उन आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया जिनके हमलों में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने उसके दावों को खारिज कर दिया था। उसने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के हमलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे मारे गए। माना जा रहा था कि उसके बाद अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो तगड़ा पलटवार करेगा। और मौका मिलते ही अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। उसने पाकिस्तान में घुसकर उस पर ऐसा हमला किया कि वो हक्का बक्का रह गया। अफगानिस्तान को सबक सिखाने की ढींगे हाँकने वाली पाकिस्तान की सेना अपनी चौकियां तक नहीं बचा पाई। उसके सैनिक या तो भाग खड़े हुए या अफगानिस्तान के हमलों में मारे गए। अफगानिस्तान की सेना ने हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। दावा किया गया कि ड्रोन अटैक में पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए, वहां भीषण आग लग गई। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। पिछले कई दिनों से जारी दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और इन हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया। दावे के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर हवाई हमले किए और अफगानिस्तान के कई इलाकों पर बम बरसाए। और पाकिस्तान की सेना ने हमलों की तस्वीरें भी जारी की। दावा किया गया कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में वहां की राजधानी काबुल में भयंकर तबाही मच गई। इस कार्रवाई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लेल हक नाम दिया। इसका मतलब हुआ इंसाफ के लिए गुस्सा। बताया गया कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, पत्तिका और कंदहार समेत कई दूसरे इलाकों में निशाना बनाया। जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने उसकी सेना के 27 पोस्ट बर्बाद किए और 9 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया।
दावे के मुताबिक पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान के 133 लड़ाके मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। इसके अलावा अफगानिस्तान के 80 से भी ज्यादा टैंक और दूसरे हथियारों को भी तबाह करने का दावा किया। बाद में अफगानिस्तान की सेना ने भी माना कि पाकिस्तान के हमले में उसके 10 से ज्यादा जवान मारे गए और इसके साथ ही अफगानिस्तान के कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान की कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि इन हमलों में अफगानिस्तान के कई लोग मारे गए और घायल हुए। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में एयर स्ट्राइक से भारी नुकसान पहुंचा। वहां के अलग अलग अस्पताल हमले में घायल हुए लोगों से भर गए। ऐसी तस्वीरें आसपास के भी कई दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान के फाइटर जेट ने अफगानिस्तान के कंदहार में मौजूद मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि इसके लिए उन्होंने हवा से जमीन पर मार करने वाली घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर कई इलाकों में झड़पें भी शुरू हो गईं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जवान आमने सामने आ गए और इसके साथ ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी भी दे दी। वहां की सरकार ने अफगानिस्तान की कार्रवाई पर बयान दिया कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना भर चुका है और इसके बाद दोनों देशों के बीच खुली जंग होगी, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह धमकी दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों देशों के बीच वार और पलटवार का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इससे तो जंग की शुरुआत ही हो गई। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान ने आतंकियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। Overpower, certainly in the last 12 to 18 months, terrorist attacks have increased, and this point out to our assertion that there is terrorist operating from Afghanistan. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में वहां की सेना और पुलिस पर हमले की कई घटनाओं को लेकर पाकिस्तान लंबे वक्त से बौखलाया हुआ है। इन घटनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से तनाव की स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान इन हमलों के लिए सीधे तौर पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ही जिम्मेदार ठहराता है। इस बीच ईरान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों से बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की अपील की और ईरान की सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रमजान जैसे पवित्र महीने में इस तरह के हालात ना बनाएं और इस झगड़े का हल आपसी बातचीत के जरिए निकालें। इसके साथ ही ईरान ने ये पेशकश भी कर दी कि अगर दोनों देश चाहें तो वो बातचीत को आसान बनाने के लिए हर तरह की मदद के लिए भी तैयार हैं। ईरान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी बयान जारी कर दोनों देशों से अपील की कि वो तनाव कम करें और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें। अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया था। शुरुआत में तो पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार का खुलकर समर्थन भी किया था, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। पिछले साल अक्टूबर महीने में भी उनके बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। उस वक्त दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। हालांकि बाद में कतर की मध्यस्थता में युद्ध विराम हो गया था और दोनों पक्ष लड़ाई खत्म करने पर सहमत हो गए थे। लेकिन कुछ रोज पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर युद्ध की आग को भड़का दिया। उसी के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई। और दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बताया जाता है। पाकिस्तान लंबे वक्त से आरोप लगाता आ रहा है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान में हमले करते हैं। उसका दावा है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से टीटीपी के हमले बढ़े हैं। उसका आरोप है कि तालिबान उनकी मदद करते हैं। पाकिस्तान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर जितने भी हमले हुए उसके लिए तालिबान की शह पर चलने वाले आतंकी संगठन टीटीपी का ही हाथ रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर हमला किया। उसने दावा किया था कि ये हमले टीटीपी के ठिकानों को तबाह करने के लिए किए गए थे। कुछ रोज पहले हुई एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने यही दलील दी थी, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती नजर आई। दोनों देशों के बीच ड्यूरेंट लाइन को लेकर भी काफी समय से विवाद है, क्योंकि अफगानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने कोडीन कफ सिरप कांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोडीन कफ सिरप की तस्करी करने के मामले में 25,000 के इनामी आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने करीब 2 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया था।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने कोडीन कफ सिरप केस के आरोपी विनोद अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके परिवार की 9.5 करोड़ रुपए की 5 संपत्ति सीज कर ली। पुलिस की टीम उन कंपनियों की जांच में भी जुट गई जिन्हें आरोपी ने कोडीन कफ सिरप बेची थी। इधर दिल्ली के शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होते। हालांकि सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दी, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कोर्ट से बरी होने की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जश्न शुरू हो गया। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान खुशी से नाचते और झूमते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते दिखे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। वो भी वहां कार्यकर्ताओं के साथ नाचते और नारे लगाते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को फंसाने का दावा किया। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा और सभी ने कोर्ट का धन्यवाद किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शराब घोटाले की जांच के बाद सीबीआई की तरफ से जमा की गई हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां बताई। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सीबीआई की चार्जशीट में लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया गया कि उन्हें और उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए एक साजिश के तहत शराब घोटाले का मामला उछाला गया और उन्हें जेल भेजा गया था। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम और गृह मंत्री का नाम लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल की आंखों से आंसू भी छलक पड़े। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कोर्ट से निकलकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक ही गाड़ी से केजरीवाल के घर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी गले लगाया। यानी पूरा परिवार कोर्ट से मिली इस बड़ी राहत पर खुशियां मनाता दिखा। दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को करीब 6 महीने जेल में रहना पड़ा था। उनके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस मामले में करीब 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के बेवजह इस मामले में जोड़ा गया, जबकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। कोर्ट ने इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया के भी इस मामले में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई, जबकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार बताया था। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने जांच की थी। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि दिल्ली में नई शराब नीति बनाते समय नियम बदले गए ताकि कुछ शराब कारोबारियों को फायदा मिले। लाइसेंस देने में कथित तौर पर मनमानी और पक्षपात किया गया था। यहां तक कि कुछ शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया था। चार्जशीट में दावा किया गया था कि शराब घोटाले से इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए किया गया। हालांकि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने शुरुआत से ही इस मामले को एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया। और राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को कुल 177 दिन जेल में रहना पड़ा था। उन्हें इस घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था।
और वो भी तब जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे। भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन्स भेजा था, लेकिन वो ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया था और गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। 26 जून 2024 को जब केजरीवाल ईडी केस में जेल में थे, तब सीबीआई ने भी उन्हें उसी शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान 10 मई 2024 से 1 जून 2024 तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों के केस में उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। कुल मिलाकर करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद वो बाहर आ सके थे। और उनके बाहर आने के बाद धीरे धीरे इस घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता भी जेल से बाहर आ गए थे। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद नहीं संभाला, बल्कि पार्टी के नेता आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन दिल्ली की शराब नीति को लेकर पूरी आम आदमी पार्टी लगातार घिरती रही। ये मामला चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को तब की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस नई आबकारी नीति को लागू किया था। यह आबकारी नीति 2021 और 2022 के वित्तीय वर्ष के लिए थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अवैध शराब की बिक्री, चोरी को रोकने, शराब माफिया पर नकेल कसने और ग्राहकों की सुविधा के मकसद से नई शराब नीति लाई गई थी। लेकिन जुलाई 2022 में ही विवादों की वजह से इसे वापस ले लिया गया और पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीति पर रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया था। इसी के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, क्योंकि आरोप लगाया गया कि नई शराब नीति के जरिए आम आदमी पार्टी ने गलत तरीके से खूब मुनाफा कमाया और सरकारी खजाने को करीब 600 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पूरे घोटाले का किंग पिन यानी मुख्य साजिशकर्ता बता दिया था। यहां तक कि इस मामले में जांच एजेंसियों ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी शामिल कर लिया और आरोप लगाया कि के कविता ने दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी ताकि उनके करीबी शराब कारोबारियों को फायदा मिल सके। हालांकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ के कविता को भी इस मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ भी सबूत न होने की बात कही। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों के बरी होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले के बाद भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताया। हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है। जबकि आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी का हाथ होने का दावा किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चुनौती दी कि अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव करा दिए जाएं तो बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीत सकेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में कोर्ट से बरी किए जाने पर कांग्रेस ने हैरानी जताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंजाब और गुजरात के चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल को कोर्ट से बरी करवाया, क्योंकि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत के मकसद से ही हमेशा काम करती है ताकि मुख्य विपक्षी दल को कमजोर किया जा सके। पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फिर से नहला धुलाकर साफ करके वॉशिंग मशीन से निकाल कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि असली मकसद भाजपा का यही है, कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। सियासी घमासान के बीच सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दी। जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। उधर हरियाणा के अंबाला में वन विभाग के अफसर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के अंबाला में वन विभाग के इंस्पेक्टर और उनके ड्राइवर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति के फार्म हाउस पर भारी मात्रा में कच्चा मांस रखा हुआ था। आरोप लगा कि इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करने की धमकी देकर उनसे रिश्वत मांगी। तमिलनाडु के तिरुपथुर में एक चमड़ा फैक्ट्री में रासायनिक गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस लीक होने के बाद 3 मजदूर बेहोश हो गए। गैस रिसाव की वजह का पता नहीं चल सका।
बेहोश हुए तीनों मजदूरों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के केस में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कुछ रोज पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके कुछ शिष्यों पर 2 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 24 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। उसी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए उनकी और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पुलिस की जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। माननीय न्यायमूर्ति ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पूरी सुनवाई पूरी कर ली है। उन्होंने फैसले को भी सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट भी रखी गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने दावा किया कि उस मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की बात सामने नहीं आई, जबकि एक रोज पहले दावा किया गया था कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। इस मामले में अगली सुनवाई मार्च महीने के तीसरे हफ्ते में होगी। और जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया, वाराणसी में मौजूद उनके मठ में खुशी की लहर दौड़ गई। वहां मौजूद श्रद्धालुओं और मठ में मौजूद शिष्यों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट का फैसला आने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी मीडिया से बातचीत की और न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने एक बार फिर आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये बात न्यायालय के माध्यम से देश की जनता को, हिंदुओं को और जो भी सच्चे न्याय के पक्षधर लोग हैं, चाहे वो दूसरे भी धर्म में क्यों ना हो, कम से कम उनको पता तो चला है कि नहीं, कहीं न कहीं सुनवाई होती है और कहीं न कहीं न्याय होता है। मठ में मौजूद शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद गिरी ने दावा किया कि वो मामले की जांच में पुलिस का हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। पालिका ने ये स्पष्ट कह दिया है, गिरफ्तारी नहीं होगी। बाकी जो भी कोर्ट की प्रक्रिया है उसके अनुसार जो सहयोग करना है, जो इन्वेस्टिगेशन करना है, हम लोग तैयार हैं, सब चीज के लिए सदा से उपलब्ध हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके लोगों ने दावा किया कि आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने उन पर लगे सभी आरोप झूठे साबित होंगे, क्योंकि दावा यह किया गया कि जिन बच्चों ने यौन शोषण के आरोप लगाए उनका स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से उनके आश्रम में मौजूद श्रद्धालु सुबह से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही शंकराचार्य के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया, श्रद्धालु ने वहां जश्न मनाना शुरू कर दिया। मठ के अंदर रंग एकादशी खेली गई और श्रद्धालु ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाए। मठ में रहकर वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाले छोटे छोटे बटुक भी वहां एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते नजर आए। सभी बटुकों के चेहरे अबीर और गुलाल से रंगे नजर आए। खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बटुकों और श्रद्धालुओं को गुलाल लगाया। बटुकों को अबीर का टीका लगा करके खुशी जाहिर की है। देखिए तस्वीरों में तमाम जो बटुक हैं, यह बटुक हैं, एक दूसरे से गुलाल खेल रहे हैं, टीका लगवाए हैं। शंकराचार्य ने टीका लगाया है। कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी में मौजूद शंकराचार्य के मठ में खुशी की लहर दिखाई दी। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आए और तो और वहां गुजरात से आई कुछ महिलाएं गरबा करती दिखाई दी। गुजरात की ये श्रद्धालु हैं और यहाँ पर बकायदा गरबा डांस कर रही हैं, मठ में गरबा डांस कर रही हैं, खुशी जाहिर कर रही हैं कि आज जो आरोप, झूठे आरोप जो लगे थे, उनके जो आरोप लगे थे, उन आरोपों पर आज पूरी तरह से विराम लग गया है। श्रद्धालु से लेकर बटुकों ने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को गलत बताया। 4 घंटा रोज वेद कक्षा पढ़ते हैं, डेली निःशुल्क सेवा मिलती है हम लोगों को। महाराज जितना बड़ा काम कर रहे हैं उन पे झूठा आरोप कैसे लगा सकते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मठ में मौजूद श्रद्धालुओं और शंकराचार्य के शिष्यों ने असत्य पर सत्य की जीत बताया। उन्होंने दावा किया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का चेहरा जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में चेकिंग के दौरान स्कूटर रोकने से नाराज 2 लड़कों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे। बताया गया कि स्कूटर सवार उन दोनों लड़कों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। इसकी वजह से वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में रोक लिया। इस पर वो दोनों भड़क गए और वो दोनों लड़के उस कार्रवाई का विरोध करने लगे। फिर कुछ देर बाद वो दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बहस करते नजर आए। ये सब देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उस भीड़ भाड़ वाली उस सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया।
बताया गया कि थोड़ी देर बाद उस स्कूटर पर पीछे बैठा लड़का ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बहस करने लगा। वो उन्हें पीछे से पकड़कर खींचता हुआ भी नजर आया और दूसरे लड़के को वहां से भागने के लिए कहता रहा। फोन करो, थाने पुलिस बुलाओ। बताया गया कि भीड़ का फायदा उठाकर वो दोनों लड़के अपना स्कूटर वहीं छोड़कर फरार हो गए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की शिकायत पर पुलिस ने उन दोनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर 2 महिलाओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें लिख दी जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। वो दोनों महिलाएं हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन की कार्यकर्ता बताई गई। ये वही संगठन है जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी हैं। कुछ रोज पहले पिंकी चौधरी ने उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति के लिए आवाज उठाने वाले जिम संचालक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को पीटने की धमकी दी थी और दावा किया गया कि उन्हीं के संगठन की 2 महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर मुस्लिम समुदाय के लिए आपत्तिजनक बातें लिख दी। वो दोनों हाईवे के किनारे मौजूद रेलिंग पर स्प्रे पेंट से मुस्लिम समुदाय के लोगों को सड़क पर नहीं चलने की चेतावनी लिखती नजर आई। इस दौरान वहां मौजूद एक युवक मोबाइल फोन से उनका वीडियो बनाता रहा। सड़क के किनारे रखे सीमेंट के ब्लॉक पर भी अंग्रेजी में कुछ इसी तरह की चेतावनी लिखी गई। एक की गर्दन में भगवा रंग का कपड़ा नजर आया। पास में ही एक लाल रंग की कार भी खड़ी दिखाई दी। आपत्तिजनक बातें लिखने के बाद उन महिलाओं ने वहां जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम। घटना सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना इलाके की बताई गई। इसका पता चलने के बाद पुलिस उन दोनों महिलाओं की पहचान करने में जुट गई जो हाईवे के किनारे रेलिंग पर आपत्तिजनक बातें लिख रही थीं। और दिल्ली देहरादून हाईवे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आपत्तिजनक बातें लिखने की इस घटना के सामने आने के बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने मामले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में वो मुस्लिम समुदाय के लोग पर भड़क गए। उन्होंने दावा किया कि जिन 2 महिलाओं ने हाईवे पर आपत्तिजनक बातें लिखी वो उनके संगठन की कार्यकर्ता हैं और तो और उन्होंने उनका समर्थन भी किया। दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। पिंकी चौधरी ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लोग टैक्स नहीं देते और इसी वजह से उन्हें किसी भी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। हमारा पैसा जा करके और लाभ सारा का सारा इन जिहादियों को देना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वो और उनके संगठन के कार्यकर्ता आगे भी इसी तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध करते रहेंगे। इधर राजस्थान के बीकानेर में बॉर्डर के पास से ड्रोन और हथियार बरामद करने का दावा किया गया। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास बीएसएफ ने एक ड्रोन और हथियारों के साथ 300 कारतूस जब्त करने का दावा किया। बीकानेर के खाजूवाला इलाके में एक खेत में हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया गया और इस कार्रवाई के बाद इलाके में अलर्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ कर दिया। आतंकियों के इस ठिकाने से सुरक्षा बल को खाने पीने का सामान, जलाने के लिए लकड़ियां, बर्तन, पानी की बोतलें और टॉर्च समेत कई चीजें बरामद हुई। इसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। फिल्म निर्माता विपुल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर लगी रोक हटा दी गई। केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म पर 15 दिन का स्टे लगाया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने फैसले को पलट दिया। डिवीजन बेंच के फैसले के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए 150 किलो नकली खोआ जब्त किया। खाद्य विभाग की टीम जांच अभियान के तहत गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक गाड़ी में कई बोरे लदे नजर आए। दावा किया गया कि उन बोरों में 150 किलो नकली खोआ था। उसमें लगभग 6 बोरे लदे हुए थे। उसमें से लगभग 150 किलोग्राम खोया है और अन्य सामग्री जैसे पेड़ा, मिल्क केक, सूजी और मैदा इस टाइप। नकली खोआ और दूसरी मिठाइयों से लदी वो गाड़ी गोरखपुर से अलग अलग तहसीलों में जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही खाद्य विभाग की टीम ने उस गाड़ी को रोक लिया और उसकी चेकिंग की। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग ने कई मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान कई मिठाइयों के सैंपल लिए गए। इसके बाद करीब 250 किलो रसगुल्ले, 5 किलो मावा और 5 किलो बूंदी के लड्डू नष्ट किए गए। चावल में हमने 2 स्वीट शॉप्स पर सैंपल लिए हैं और अभी थोड़ा सा उससे कुछ देर पहले हमने खजूर का सैंपल लिया है और मावे के लिए जा रहे हैं, दूध के लिए जा रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक अगर जांच में सैंपल फेल हुए तो मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की।
वहां करीब 2000 लीटर मिलावटी तेल सीज करने का दावा किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने वहां की सब्जी मंडी में छापेमारी की और इस दौरान एक दुकान में मिलावटी तेल मिलने का दावा किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने उस दुकान में रखा करीब 2000 लीटर तेल जब्त कर लिया। दावा किया गया कि इस कार्रवाई की भनक लगते ही उस इलाके के कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर वहां से भाग गए। इसकी वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई। मिलावटी तेल के साथ ही उस इलाके से बड़ी मात्रा में रंग बिरंगी चिप्स भी बरामद की गई। खाद्य विभाग की टीम ने चिप्स से भरे थैलों को हाईवे पर ले जाकर नष्ट किया। खाद्य विभाग के मुताबिक तेल और चिप्स के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। जांच की रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 20 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया। खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक जानकारी मिली थी कि बड़ी मात्रा में नकली मावे की सप्लाई की जा रही है। इसी जानकारी के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने गाड़ी की चेकिंग की और उसमें करीब 20 क्विंटल नकली मावा बरामद किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने नकली मावे के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। दावा किया गया कि नकली मावे में रिफाइंड तेल मिला हुआ था। क्या गड़बड़ी है इसमें? इसमें कुछ में रिफाइंड मिला हुआ है। आरोप लगाया गया कि मावे में मिलावट करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मावे से भरी गाड़ी को सीज कर लिया और उसको चलाने वाले ड्राइवर को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक मुगल सराय की खोआ मंडी से बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में मावे की सप्लाई होती है। यही वजह रही कि होली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने जांच अभियान तेज कर दिया और इतनी बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा बरामद कर लिया। और इसी तरह दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी पनीर और खोआ बरामद करने का दावा किया। खाने पानी की मिलावटी चीजों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग एवं सुरक्षा विभाग के दावों के मुताबिक कई जगहों पर अवैध तरीके से मिलावटी पनीर और खोआ का भंडारण कर उन्हें बेचा जा रहा था। और इसी सिलसिले में दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिलावटी पनीर और खोआ की शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। वहां कई दुकानों पर बिक रहे पनीर और खोआ की जांच की गई। उस कार्रवाई के दौरान 1200 किलो से ज्यादा मिलावटी पनीर जब्त करने का दावा किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 200 किलोग्राम मिलावटी खोया भी बरामद किया। 1270 किलोग्राम पनीर 3,69,000 रुपए मूल्य का एवं 200 किलोग्राम खोया 60,000 रुपए मूल्य का जब्त किया है और उसमें 8 नमूने लिए गए हैं और विनष्ट किया गया है इसको। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक मिलावटी खोआ और पनीर दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बेचा जा रहा था। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी खाने पीने की मिलावटी चीजों के खिलाफ अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम ने वहां एक दूध की फैक्ट्री के साथ एक पनीर के गोदाम में छापा मारने पहुंची और उस कार्रवाई के दौरान वहां से 650 किलो पनीर बरामद किया गया। शुरुआती जांच के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उन पनीरों में मिलावट होने की आशंका जताई। फिर सैंपल लेने के बाद जब्त किए गए पूरे पनीर को मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया। ये कई बाहर से लेके पनीर आ रहे हैं। इसके द्वारा अवैध रूप से न इनके पास ना तो कोई भंडारण का लाइसेंस है, ना कोई पंजीकरण का है, कोई कागजात वगैरह भी नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सहारनपुर में एक दूध की फैक्ट्री में भी छापेमारी की। उस फैक्ट्री में खुले में 2000 लीटर दूध रखा नजर आया। अधिकारियों ने वहां से दूध के सैंपल लिए और रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 200 किलो से ज्यादा मिलावटी रसगुल्ले बरामद किए। बरामद किए गए उन रसगुल्लों को नष्ट कर दिया गया। और होली से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लाखों रुपए का मिलावटी पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल सीज किया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाने पीने की चीजों में होने वाली मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और इसी के तहत अयोध्या में होलसेल की एक दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान 82 टिन के डब्बों में रखा पाम ऑयल जब्त किया गया। इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई। छापेमारी करने आई टीम ने उस दुकान से करीब 61,000 रुपए का रिफाइंड ऑयल भी जब्त किया और उसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया। इसके अलावा भी कुछ और चीजें बरामद की गई जिसे जांच के लिए भेजा गया। होली के मद्देनजर जो डुप्लीकेट खोआ है, इसके साथ ही तमाम वो खाद्य पदार्थ जो लोगों को नुकसान कर सकते हैं, उसको लेकर के खाद्य विभाग सतर्क है और लगातार इस तरीके के खाद्य पदार्थों की सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने पूरे अयोध्या में 10 लाख रुपए से ज्यादा की मिलावटी चीजें जब्त की। इस दौरान मिलावट करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान के कोटपूतली में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 200 लीटर मिलावटी दूध जब्त करने का दावा किया। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें एक दूध कलेक्शन सेंटर पर नामी डेयरी ब्रांड की आड़ में मिलावटी दूध तैयार किए जाने की शिकायत मिली थी।
और उसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उस सेंटर पर छापेमारी की। वहां से रिफाइंड तेल का कंटेनर, इमल्सिफायर और करीब 25 किलो लैक्टोज पाउडर समेत कई चीजें मिली। दावा किया गया कि इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके मिलावटी दूध बनाया जा रहा था। हैरान करने वाला मामला कोटपुतली के बाबरिया गांव का रहा। जांच के बाद अधिकारियों ने 200 लीटर मिलावटी दूध जब्त कर उसे फेंक दिया। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। और कोटपुतली के अलावा राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में भी एक गाड़ी से करीब 180 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया गया। बताया गया कि खाद्य विभाग की टीम को उस गाड़ी से मिलावटी पनीर सप्लाई करने की जानकारी मिली थी और इससे पहले कि उस पनीर को बाजारों में बेचा जाता, अधिकारियों ने उसे जब्त कर लिया। पनीर में बदबू आ रही थी, खराब हुआ था, सिंथेटिक था। 170 रुपए किलो में इसका बेचान हो रहा है अपने एरिया में। जांच के बाद करीब 180 किलो पनीर को नाले में फेंककर नष्ट कर दिया। साथ ही उसे बेचने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी गई। और हैदराबाद के रेलवे गेट इलाके में पुलिस ने एक मकान के अंदर चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी कर करीब 4000 किलो मिलावटी और खराब अदरक लहसुन का पेस्ट जब्त करने का दावा किया। मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट बनाने और बेचने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। और जिस मकान के अंदर फैक्ट्री चल रही थी, वहां साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। उसी गंदगी के बीच कुछ लोग खतरनाक केमिकल से मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने में जुटे थे। एक सूचना के आधार पर पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा। अंदर पहुंचने के बाद पुलिस को धूल और गंदगी के बीच प्लास्टिक के डिब्बों और टबों में अदरक लहसुन के पेस्ट खुले में पड़े मिले। उन पर मक्खियां तक भिनभिना रही थी। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 4000 किलो अदरक लहसुन का पेस्ट जब्त करने का दावा किया। इसमें 1600 किलो पेस्ट प्लास्टिक के 40 टबों में भरकर रखा गया था। दावा किया गया कि उस मिलावटी अदरक लहसुन के पेस्ट को आसपास के किराना स्टोर और रेस्टोरेंट को बेचा जा रहा था और उससे मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने गंदगी के बीच अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के आरोप में 21 साल के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उधर तमिलनाडु में AIADMK पार्टी के नेता ओ पन्नीर सेल्वम DMK में शामिल हो गए। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व AIADMK नेता ओ पन्नीर सेल्वम ने DMK का दामन थाम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री MK स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर बताया गया। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास 2026 शुरू हो गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने दमदार एयर पावर और युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। अभ्यास में लड़ाकू विमानों ने सटीक निशानेबाजी और ऑपरेशनल तैयारी दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। राष्ट्रपति लड़ाकू विमान सुखोई और रफाल में भी उड़ान भर चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में भारतीय किसान यूनियन के एक नेता के खिलाफ केस दर्ज होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरोप लगा कि कुछ दिनों पहले उस नेता ने एक थाने में घूमते हुए बिना इजाजत के एक वीडियो बनवाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, लेकिन खुद पर लगे आरोपों को उस नेता ने झूठा बता दिया। और भारतीय किसान यूनियन के उस नेता के खिलाफ केस दर्ज होने पर वो SSP दफ्तर पहुंच गए। वहां उनके साथ बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी पहुंचे और उन्होंने SSP दफ्तर का घेराव किया। तुम संघर्ष करो, अतुल जी तुम संघर्ष करो। इस दौरान उन्होंने वहां जैम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। कुछ देर के बाद उनकी पुलिस के अधिकारियों से बहस भी होती नजर आई। आपको बुलाना चाहिए था, हमें भी, हमसे मेरी बात सुनिए, मेरे खुद वीडियो बनवाया है। बताया गया कि बदायूं के अतुल तोमर नाम के उस नेता के खिलाफ IT एक्ट के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी और इसी के विरोध में वहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बताया गया कि कुछ दिनों पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता अतुल तोमर बदायूं के मुजरिया थाने में पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि वहां उन्होंने पुलिस की इजाजत के बगैर थाने का वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेकिन खुद पर लगे आरोपों को अतुल तोमर ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले उन्होंने बदायूं के मुजरिया थाने की अध्यक्ष से अनुमति ली थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने पुलिस की तारीफ की थी। उस वीडियो में वो पुलिसकर्मी के साथ थाना परिसर में घूमते हुए नजर आए और वो पुलिसकर्मी उनसे बातचीत करती दिखाई दी। वो पुलिसकर्मी बदायूं के मुजरिया थाने की अध्यक्ष बताई गई। इससे पहले जितने भी इंस्पेक्टर है, किसी ने वो काम नहीं किया जो ज्योति जी ने वहाँ पर पीड़ितों को बैठने की व्यवस्था की, उसकी तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जरा और उठ के देख लीजिएगा और वीडियो बनवा लीजिएगा। मैंने कहा आप बताइएगा मैडम क्या इसको अपलोड कर दें, तो उन्होंने उस पर अपलोड करने के लिए अनुमति दी हमको।
भारतीय किसान यूनियन के नेता अतुल तोमर ने बताया कि मुजरिया थाने के अध्यक्ष की अनुमति के बाद उन्होंने वो वीडियो बनाया था और उसे शेयर करने से पहले भी उन्होंने इजाजत ली थी। बताया गया कि उस वीडियो के सामने आने पर उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसके विरोध में उन्होंने बदायूं के एसपी से मुलाकात की और खुद को निर्दोष बताया। इस मामले में पुलिस के अधिकारियों ने जांच के बाद कानूनी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। उधर क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर की वजह से निधन हो गया। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का सुबह करीब 4:30 बजे निधन हो गया। वो 60 साल के थे और लिवर कैंसर की वजह से वो पिछले कुछ दिनों से ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन के बाद रिंकू सिंह चेन्नई से अलीगढ़ पहुंचे और फिर पिता की अर्थी को कंधा दिया। तमिल फिल्मों के अभिनेता और टीवी के पार्टी के प्रमुख विजय की पत्नी संगीता सोनारलिंगम ने शादी के 25 साल बाद तलाक की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने विजय को 20 अप्रैल को पेश होने का नोटिस जारी किया। संगीता ने विजय पर दूसरी महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। कमजोर ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 961 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 25,178 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 5 लाख करोड़ रुपए डूब गई। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, एफएमसीजी और मेटल इंडेक्स में रही। हालांकि आईटी और मीडिया सेक्टर के शेयर चढ़कर बंद हुए। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के विरोध में एक मार्च निकाला। वहां उन कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग की। इधर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस ने एक कारोबारी के घर में ईडी अधिकारियों की फर्जी रेड करने और लूटपाट के आरोप में कारोबारी के घर में काम करने वाली नौकरानी और उसकी ननद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके घर से फर्जी आईडी कार्ड, वायरलेस सेट, पिस्तौल, 7 महंगी घड़ियां और गहने बरामद किए। घटना 11 फरवरी को हुई थी और पुलिस के मुताबिक उस दिन कुछ लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले एक कारोबारी के घर में ईडी अधिकारी बनकर घुसे थे। उन्होंने घर में घुसते ही कारोबारी और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन छीन लिए थे। इसके बाद उन्होंने तलाशी शुरू की और घर में रखे सारे गहने और पैसे बाहर निकलवा लिए थे। लोग आए ईडी ऑफिशियल्स बनके, उन्होंने उनके घर में पूरी तलाशी की, उनके सारे जेवर रखवाए टेबल पे, काफी सारी नगद रखवाई, 7-8 लाख। पुलिस के मुताबिक उसी दौरान कारोबारी की पत्नी ने अपने वकील पोते को फोन कर दिया था। इसके बाद सभी बदमाश पकड़े जाने के डर से करीब 4 लाख रुपए और कुछ गहने लेकर वहां से भाग निकले थे। पुलिस की जांच में पता चला कि कारोबारी के घर में काम करने वाली नौकरानी ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर लूट करने के लिए फर्जी रेड की साजिश रची थी। इनके घर में एक मेड काम करती है, रेखा, जो उस वक्त उनके पेरेंट्स के साथ, जो दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं, मिस्टर सबरवाल और उनकी वाइफ, वो मेड भी थी जब ये रेड हुई। पुलिस ने इस मामले में कारोबारी के घर में काम करने वाली नौकरानी और उसकी ननद को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस उनके 3 और साथियों की तलाश में जुट गई जो इस साजिश में शामिल थे। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के तिनसुकिया जिले के सादिया इलाके में असम पुलिस की कमांडो बटालियन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इससे सीमा से जुड़े इलाकों में सुरक्षा और चौकसी और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। लगभग 258 करोड़ की लागत से बनी और 331 बीघा जमीन पर फैली इस बटालियन में लगभग 400 कमांडो जवानों के रहने की सुविधा है। इस बटालियन में कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भी बेहतरीन सुविधाएं दी गई। इसके अलावा वहां एक हॉस्पिटल और एक स्कूल के साथ खेल का मैदान भी बनाया गया।